हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ टेलर, टेलर का बैकग्राउंड एंड टेलर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है बैकग्राउंड ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। इसमें हम एफडब्ल्यू टेलर के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट। एफडब्ल्यू टेलर वाज बोर्न ऑन 20 मार्च 1856। एफडब्ल्यू टेलर का जन्म 20 मार्च 1856 में हुआ था। बाय प्रोफेशन ही वाज एन मैकेनिकल इंजीनियर। वो बाय प्रोफेशन क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। और आपने पढ़ा होगा फ्यूल क्या थे? याद करो क्या थे? फ्यूल थे माइनिंग इंजीनियर। बहुत बार एग्जामिनर, प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आता है ना, वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्यूल बाय प्रोफेशन क्या थे। तो फ्यूल थे माइनिंग इंजीनियर और टेलर बाय प्रोफेशन क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। थर्ड पॉइंट, ही डेवलप्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच कम टू नो एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं। जैसे फ्यूल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसी तरह टेलर ने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं। जो टेलर के प्रिंसिपल्स है उनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ही डेवलप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने भी प्रिंसिपल्स दिए व्हिच कम टू नो एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनके प्रिंसिपल कैसे थे? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। फोर्थ, टेलर इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, दैट्स व्हाई टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ये था टेलर का बैकग्राउंड। इसमें से जनरली एग्जाम में नहीं आता, बट एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसको देख लीजिए। अब हम जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेलर ने जो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फाइनली वो टॉपिक आ गया है जिसका हर स्टूडेंट का वेट था। वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बोर्ड्स में हमेशा आता है। तो मैं आपको बता दूं, पहली एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए। टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने? 4। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहले समझिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब समझिए। साइंस का मतलब जो चीज लॉजिक एंड थिंकिंग के बेस हो। मतलब साइंस का मतलब जो चीज आपकी लॉजिक और थिंकिंग पर बेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। रूल ऑफ थंब वो डिसीजंस जो एक्सपीरियंस पे बेस हो, या वो मेथड्स जो एक्सपीरियंस पे बेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो यहां पे टेलर कहते हैं साइंस होनी चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब लॉजिक एंड थिंकिंग होनी चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इसको और डिस्क्राइब करते हैं। पहले डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। टेलर सजेस्टेड दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन should be based on scientific inquiry and not only basis of experience। टेलर कहते हैं each job perform in the organization में कोई भी वर्क परफॉर्म होता है should be based on scientific inquiry। वो किस पे बेस होना चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस होना चाहिए। किस पे बेस होना चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस होना चाहिए। मतलब लॉजिक और थिंकिंग पे बेस होना चाहिए। एंड नॉट ओनली बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं लेंगे। टेलर क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी डिसीजन ले, वो किस पे बेस हो? साइंटिफिक इंक्वायरी पे, मतलब लॉजिक थिंकिंग पे बेस होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस पे। समझिएगा, एक कंपनी थी जो आपके दादाजी ने स्टार्ट की थी 1990 में। क्या 1990 में जिस तरह से वो कंपनी चलती थी, क्या आज भी उसी मेथड से वो कंपनी चल सकती है? बताइए। नहीं चल सकती। सिचुएशन बहुत चेंज है, और सिचुएशन तो हर साल बदल रही है। पिछले साल कोविड आ गया, तब बिजनेस पे इफेक्ट है, तो सिचुएशन तो बदल रही है। तो एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपीरियंस पे वर्क नहीं हो सकता। 1990 में आपके दादाजी मान लो उन मेथड से बहुत प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन आज के टाइम पे उन मेथड से प्रॉफिट कमाना मे बी पॉसिबल भी हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो हम हिट एंड मिस मेथड पे बेस नहीं करेंगे कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं।
तो इसलिए टेलर कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लो वो किस पे बेस हो, साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस हो, थिंकिंग पे बेस हो, लॉजिक पे बेस हो, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस पे, दादाजी के सिर्फ एक्सपीरियंस पे बेस ना हो। थोड़ा इसको और देखते हैं आगे क्या लिखा है। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। रूल ऑफ थंब क्या है, एक तरह की डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। Whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship. रूल ऑफ थंब क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। मैनेजर कह रहा है कि ऐसा करो, उससे आपने पूछा क्यों, मुझे ऐसा लगता है ऐसा करो। वो क्यों कह रहा है, अपने एक्सपीरियंस या इंट्यूशंस के बेसिस पे कह रहा है कि कोई भी डिसीजन है, वर्कर ने लॉजिक पूछा तो लॉजिक तो नहीं है भाई, बट ऐसा करो, हमारे दादाजी ऐसा करते थे, हम भी ऐसा करेंगे, तो ऐसा मत करो। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। रूल ऑफ थंब में क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है मैनेजर की, मुझे ऐसा लगता है ऐसा करो। Whereas scientific decision are based on cause and effect relationship. लेकिन साइंटिफिक डिसीजन किस पे बेस है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजर को ऑलरेडी पता है, वो आपको बताएगा अगर आप ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, वैसा करोगे तो वो रिजल्ट आएगा। तो साइंटिफिक डिसीजन किस पे बेस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। तो ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका सिंपल सा मतलब है, इसमें टेलर कहना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन हो वो किस पे बेस हो, साइंटिफिक इंक्वायरी पे, मतलब लॉजिक एंड थिंकिंग पे, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस पे। सेकेंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब सबको पता है एकता। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, किसी भी चीज से डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी होनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, एकता होनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। एज पर दिस प्रिंसिपल वर्कर्स एंड मैनेजर शुड वर्क टुगेदर विद हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। जनरली बोथ वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप work as rival of each other. Worker always feel that they are underpaid and overburdened, and manager feel that worker good for nothing. But groups should be changed. Groups should be change their attitude toward each other through mental revolution. समझिएगा, ये प्रिंसिपल कहता है, देखिए, एज पर दिस प्रिंसिपल वर्कर एंड मैनेजर शुड वर्क टुगेदर विद हार्मोनी। एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर और मैनेजर को कैसे काम करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, एकता के साथ काम करना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। डिसएग्री होकर काम नहीं करना चाहिए, एकता के साथ काम करो। जनरली बोथ वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप वर्क एज राइवल ऑफ ईच अदर। जनरली आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट को वर्कर अच्छे नहीं लगते, वर्कर को मैनेजमेंट अच्छे नहीं लगते, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, एज अ राइवल की तरह काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट को वर्कर पसंद नहीं, वर्कर को मैनेजर की शक्ल पसंद नहीं। ठीक है, वर्कर ऑलवेज फील दैट, ऐसा क्यों होता है देखो, वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड। वर्कर को हमेशा लगता है उनको पैसे कम दिए जाते हैं और काम ज्यादा लिया जाता है। मतलब हमेशा ये वर्कर की वो होता है कि वर्कर को लगता है उन्हें पैसे कम दिए जा रहे हैं और उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है। वही मैनेजर फील दैट वर्कर आर गुड फॉर नथिंग, और मैनेजर को लगता है कि उसके वर्कर गुड फॉर नथिंग है, किसी काम के नहीं है, काम चोर एकदम निकम्मे। तो ये चीज होती है, वर्कर को लगता है उनसे काम ज्यादा लिया जाता है और पैसे कम दिए जाते हैं। मैनेजर को लगता है उसके वर्कर काम चोर है, निकम्मे है, गुड फॉर नथिंग है। तो क्या करना चाहिए, टेलर कहते हैं बोथ ग्रुप शुड चेंज देयर एटीट्यूड। दोनों ग्रुप को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। किसके लिए, एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। और एटीट्यूड चेंज करने को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, मेंटल रेवोल्यूशन। एटीट्यूड चेंज करने को बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। वर्कर और मैनेजर जब एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, कि मतलब वर्कर मैनेजर को समझने की ट्राई करेगा और मैनेजर वर्कर को समझेगा, दोनों अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे एक दूसरे के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। समझ आई बात। तो ये था आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। होप सो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। इतने आप ये नोट डाउन करो, मैं एक कप चाय पी के आता हूं। हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझिएगा,
कॉपरेशन क्या होता है? कॉपरेशन का मतलब सहायता करना, हेल्प करना। इसमें टेलर कहना चाहते हैं मैनेजर वर्कर को कॉपरेट करे और वर्कर मैनेजर को कॉपरेट करे, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? हर कोई अपने बारे में ना सोचे, मैनेजर ग्रुप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे और वर्कर सिर्फ अपने फायदा न देखे, एक दूसरे की सहायता करे। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other, with mutual confidence and understanding with each other. पहले इतना समझते हैं। According to this principle, इस principle के अकॉर्डिंग जो वर्क है must be carried on, जो वर्क को लेके चलना है वो कैसे लेके चलना है? कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे को कॉपरेट करके लेके चलना है। विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस भी रखे, मैनेजर वर्कर पे कॉन्फिडेंस रखे, वर्कर मैनेजर पे कॉन्फिडेंस रखे, एंड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, और आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे। तो ये होता है पहला सेंटेंस, समझे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क को लेके चलना है कॉपरेशन के साथ, कि मैनेजर वर्कर को कॉपरेट करे ड्यूरिंग द वर्क और वर्कर मैनेजर को कॉपरेट करे, और दोनों एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखे, दोनों को एक दूसरे पे पूरा विश्वास हो, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस हो, एंड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आगे देखिए, द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम। मैनेजमेंट कोई भी मतलब स्टैंडर्ड सेट करे, कोई भी स्टैंडर्ड टास्क सेट करे, उससे पहले वर्कर को किस में ले? कॉन्फिडेंस में ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूं और आप वर्कर हो, ठीक है? मैं ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूं और आप वर्कर हो, और मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई साहब 200 यूनिट चाहिए, आज ही चाहिए। मैंने सोचा कि यार 200 यूनिट बनाना तो बहुत मुश्किल है, बट कोई नहीं, मेरे वर्कर ओवर टाइम कर लेंगे, और आपसे बिना पूछे, वर्कर से बिना पूछे डिसीजन ले लिया, तो क्या ये सही है? क्या पता किसी वर्कर को जल्दी जाना हो, कुछ काम हो, और वो ओवर टाइम ना कर पाए, ओवर टाइम नहीं कर पाए, तो क्या सही है? नहीं ना। तो उसी तरह मैनेजर्स को पहले वर्कर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। पहले मैं अपने वर्कर से जाके पूछूं, क्या आज हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है 200 यूनिट का, क्या आप आज हमारे लिए ओवर टाइम कर सकते हैं? और वर्कर बोलेंगे हाँ। पहले उनको कॉन्फिडेंस में लो, ठीक है? तो मैनेजर को स्टैंडर्ड टास्क सेट करने से पहले वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैनेजर शुड वेलकम वर्कर सजेशन एंड ऑल्सो रिवॉर्ड्स देम फॉर गिविंग गुड सजेशन। समझिएगा, मैनेजर को वर्कर के सजेशन को वेलकम करना चाहिए। कोई भी जब भी वर्कर को एक सजेशन दे तो उसको सुना जाए, और अगर कोई वर्कर बहुत अच्छा सजेशन दे तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, उसके बदले में उसको क्या दिया जाए? रिवॉर्ड दिया जाए, जिससे वो मोटिवेटेड रहे और कभी भी कोई भी सजेशन हो तो वो मैनेजर से शेयर करे। क्या पता कौन सा सजेशन कब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट प्रूफ हो जाए। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। अब समझो, मैनेजर वर्कर के लिए इतना कर रहा है कि स्टैंडर्ड टास्क उनसे पूछ के रख रहा है, ठीक है, और उनको अच्छे सजेशन देने पर रिवॉर्ड भी दे रहा है, तो वर्कर का भी कुछ फर्ज बनता है कि उनको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, बिन बात के धरना नहीं करना चाहिए, एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड, और कोई अनरीजनेबल डिमांड रखनी नहीं चाहिए, मतलब फालतू की कोई डिमांड मैनेजर के आगे रखनी नहीं चाहिए। तो ये था आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब आगे चलते हैं हम फोर्थ वाले पे, जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। समझिएगा, पहले इसका मतलब समझिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन में एक एक पर्सन का डेवलपमेंट होना। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो वर्कर है, सबका डेवलपमेंट होना, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी जहां तक हो सकता है, मैक्सिमम जहां तक हो सकता है वहां तक, एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब वेल्थ आना। अब एक बात बताओ, वो मैक्सिमम अगर स्किल्ड हो गए तो प्रॉस्पेरिटी तो आएगी। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। The management should scientifically select the worker as per their physical and mental ability. मैनेजमेंट को वर्कर्स सेलेक्ट करनी चाहिए वर्क के अकॉर्डिंग, उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी देख के।
वर्क देख के और उनकी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी देख के मैं वर्कर सेलेक्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बहुत सारा वेट रखा है, ठीक है, वो होते हैं जिम वाले वेट, वो रखे हुए हैं बहुत सारे हैवी वेट्स है, ठीक है। अब उनको लिफ्ट करने के लिए मेरे पास दो लोग हैं, एक तो है जॉन सीना, ठीक है, और एक है सुंदर पिचाई सर। सुंदर पिचाई सर आप जानते हो गूगल के सीईओ है, ठीक है। अब ये दो पर्सन है मेरे पास। अब आप बताओ मैं ये वेट उठाने का काम किसको दूं? बताओ। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा जॉन सीना को दो, क्योंकि वो इजीली उसको लिफ्ट कर लेगा। तो यहीं पे मैनेजर को भी अपने वर्कर्स को जो काम देना है उनको समझ के, मतलब वर्क को समझ के और उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क देना है और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क देना है। ऑल्सो ट्रेन देम एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना। अब जब उनको उस काम में जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको ट्रेनिंग मिलेगी, वो क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उनमें, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब अगर वो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा? दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी, वेस्टेज कम से कम होगी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब पैसा आएगा, धन वर्षा होगी फॉर द बोथ वर्कर्स। वर्कर्स अगर देखो कोई वर्कर किसी काम में एक्सपर्ट है तो उसको वो वेस्टेज भी कम करता है और उसको पैसा भी ज्यादा मिलता है, तो वर्कर को भी फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बड़ा लंबा प्रिंसिपल है भाई, मैं बोलते बोलते थक गया, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक जो यहां पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज इस बुक को परचेज करें। ये बुक आपकी बिजनेस स्टडी को बहुत इजी बना देगी। सीरियसली इसकी लैंग्वेज इतनी इजी है कि आप पढ़ोगे और कहोगे मजा आ गया। और जिन स्टूडेंट्स को अंदर का लिखने में दिक्कत होती है उनकी तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर दी थी चुटकियों में, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज इस बुक को परचेज करें। और अगर कोई भी आपको स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी चलो प्रॉब्लम हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं।